हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे आवेश हो तो बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक खास आवेश के ऊपर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होगा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, उसको हम लोग पूरा पढ़ते हुए उस फॉर्मूला को डेराइव किए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारा आवेश है, बहुल आवेश है, बहुत सारा आवेश है, तो उसके कारण एक खास आवेश पर कुल वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना लग रहा है। इसी तरह का सेम चीज हम लोग पढ़े थे कूलॉम के नियम, जो हम लोग पढ़े थे कूलॉम के नियम के द्वारा जब दो आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे बहुल आवेशों के कारण किसी एक खास आवेश पर बल। जब हमारे पास बहुत सारा आवेश था, बहुत सारा आवेश मिलकर किसी एक खास आवेश पर बल लगा रहा था, और इसी का नाम हम लोग दिए थे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उसको हम लोग पढ़े हुए हैं। उसी तरह का चीज ये भी है, उसमें बस हम लोग बल निकाल रहे थे कि एक खास आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण कितना बल लगेगा। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक खास आवेश पर कितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक, इसी का अंग्रेजी नाम अगर आप लिखना चाहे, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, या अध्यारोपण का सिद्धांत, या अध्यारोपण, या अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी को हम लोग कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। किसके लिए? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए। इंग्लिश नाम अगर आप इसका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत सारे चार्जेस के कारण। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम आप लिख सकते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन, ये एस है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक y एक्सिस है, फिर आपके पास एक x एक्सिस है। ठीक, इसमें आपके पास बहुत सारा आवेश है। मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दूरी लेते हैं, एक आवेश Q1 है, एक आवेश यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर एक आवेश Q0 है, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, बहुत सारा आवेश है। और यहाँ पर एक आवेश आपका Qn है। ठीक, पहला Q1 आवेश है, दूसरा हमारे पास Q2 आवेश है, ये हमारा Qn आवेश है, सॉरी ये Q0 आवेश है मान लीजिए, और ये Qn आवेश है। और यहाँ पर बहुत सारा आवेश, मान लीजिए Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7, इस तरह से करते हुए बहुत सारा आवेश है हमारे पास। ठीक, और हमको पता करना है कि ये जितना भी वैद्युत आवेश है, सारा आवेश मिलकर एक खास आवेश, मान लेते हैं कि वो खास आवेश हमारा Q0 है, Q0 के ऊपर कितना वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अप्लाई कर रहा है, उसका मान हमको निकालना है। तो इस तरह का चीज आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं जो Q1 आवेश है वो मूल बिंदु, जो यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, इस मूल बिंदु से R1 दूरी पर है। Q1 आवेश मूल बिंदु से मान लेते हैं R1 दूरी पर है। ठीक, अब जो Q1 आवेश का दिशा है वो किधर है? जिधर हमारा R1 दूरी का दिशा है
इधर ही हमारा Q1 आवेश का दिशा है। तो इसके स्थिति को बताने के लिए, Q1 आवेश की स्थिति को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वेक्टर डाल देते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि Q1 आवेश का मूल बिंदु से दूरी R1 है और Q1 आवेश का दिशा किधर है, जिधर हमारा R1 दूरी का दिशा है। इस तरह का सेम चीज हम लोग पढ़े थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत बल के लिए, वहां पर। अब मान लेते हैं कि Q2 आवेश मूल बिंदु से कुछ हमारा R2 दूरी पर है, ठीक। Q2 आवेश मूल बिंदु से R2 दूरी पर है और Q2 आवेश का दिशा किधर है, जिधर हमारा R2 दूरी का दिशा है उधर ही हमारा Q2 आवेश का दिशा भी है। तो इसके ऊपर भी हम लोग सदिश लगा देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि Q2 आवेश का दूरी O बिंदु से R2 है और Q2 आवेश का दिशा किधर है, जिधर हमारा R2 दूरी का दिशा है उधर ही है। इसी तरह हम लोग Q3 के लिए अगर लिखे यहाँ से तो R3 वेक्टर हो जाएगा, Q4 के लिए लिखे तो R4 वेक्टर हो जाएगा, Q5 के लिए तो R5 वेक्टर हो जाएगा, Q6 के लिए तो R6 वेक्टर, Q7 के लिए R7 वेक्टर। समझ रहे हैं। फिर इसी तरह Q0 आवेश को मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से कुछ R0 दूरी पर है और जो हमारा Q0 का दिशा है वो मूल बिंदु से किधर है, जिधर हमारा R0 का दिशा है। इस पे हम लोग वेक्टर डाल देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि Q0 मूल बिंदु से R0 दूरी पर है और Q0 का दिशा किधर है, जिधर हमारा R0 का दिशा है उधर ही है। फिर इसी तरह मान लेते हैं अब Qn मान लीजिए कि यहाँ से मूल बिंदु से Rn दूरी पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच का हमको दूरी पता चल गया। अब Qn आवेश की स्थिति को अगर बताना हो कि Qn आवेश किस दिशा में और कितना दूरी पर है, हमको पता चलता है कि Qn आवेश मूल बिंदु से Rn दूरी पर है और Qn आवेश का दिशा किधर है, जिधर हमारा Rn दूरी है उसी दिशा में Qn आवेश है। तो यहाँ पर हम लोग दिशा को बताने के लिए इस पर हम लोग सदिश लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि Rn दूरी पर Qn आवेश है और Qn आवेश का दिशा भी किधर है, Rn दूरी के दिशा में ही है, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं, ये सब हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिगर थोड़ा सा कम आवेश के साथ ही रखेंगे तो थोड़ा सा साफ दिखेगा, ज्यादा आवेश रखेंगे तो घचपचा जाएगा, अच्छा क्लियर नहीं दिखेगा। अब सारा आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, Q1 आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और Q1 आवेश क्या करेगा, Q0 आवेश पर इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा। कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि एक धन आवेश के कारण या कोई भी आवेश के कारण एक दूसरे आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगता है वो हमारा इस दिशा में लगता है और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अगर यहाँ पर ऋण आवेश लेते तो हमारा दिशा विपरीत हो जाता वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर भी Q1 Q2 Q3 जो भी ले रहे हैं सारा का सारा धन आवेश ही ले रहे हैं। जनरल कंडीशन हम लोग धन आवेश ही लेते हैं, ऋण आवेश भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वैल्यू सेम आएगा, बस दिशा बदल जाएगा, है ना। तो एक बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे हमारा Q आवेश था, इसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान यहाँ से R दूरी पर निकाले थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर। समझ रहे हैं। उसी तरह का काम यहाँ पर भी हमको करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास बहुत सारा आवेश है, ठीक। तो Q1 आवेश Q0 आवेश पर कुछ इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगाएगा, तो इसको हम लोग बना देते हैं। Q1 आवेश जो है Q0 आवेश पर कुछ इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगा रहा है, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, E से। तो इसका नाम आप क्या देंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऑन चार्ज Q0 बाई चार्ज Q1। मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, किसके कारण, Q1 के कारण। तो जिसके ऊपर लग रहा है उसको हम लोग अंदर रखेंगे और जो लगा रहा है उसको हम लोग बाहर रखेंगे, ठीक है। तो Q0 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है उसको हम लोग लिख दिए E01। अब Q0 आवेश पर किसके कारण, Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगेगा, इसको थोड़ा सा साइड में हम लोग लिख देते हैं इधर, ठीक। Q0 आवेश पर Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर लगेगा, कुछ इस दिशा में लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा, ऐसे। समझ रहे हैं इस चीज को कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Q0 पर लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण। ये जो हमारा Q2 है
इस Q2 आवेश के कारण Q0 पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर लग रहा है, इसका नाम हम लोग दे देंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 पर लग रहा है, Q0 आवेश पर लग रहा है, किसके कारण? Q2 आवेश के कारण, E02। ठीक, फिर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Q0 पर लगता है, यहाँ पर Q3 आवेश के कारण ऐसे, Q4 आवेश के कारण ऐसे, Q5 आवेश के कारण ऐसे, Q6 आवेश के कारण ऐसे, जितना भी आवेश है सबके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लगता है, क्योंकि हमको Q0 आवेश पर पता करना है कि Q0 आवेश और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना है। इसी तरह से हम लोग Qn आवेश को थोड़ा सा पीछे खिसका देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए Qn आवेश यहाँ पर है, तो Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमको निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस दिशा में करेंगे। तो Qn आवेश के कारण Q0 आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है, इसका नाम रहेगा वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता Q0 आवेश पर किसके द्वारा? Qn आवेश के द्वारा। मतलब जिस पर लग रहा है हमेशा उसको अंदर रखेंगे और जो लगा रहा है उसको हमेशा बाहर रखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर वेक्टर भी डाल सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है वो आवेश और जहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कौन सा आवेश था? Q0 आवेश था। तो Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है, इसकी और इसके बीच का दूरी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको पता था R है, लेकिन मान लीजिए Q1 वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता Q0 पर लगा रहा है, तो इस दोनों के बीच का दूरी हमको नहीं पता है। फिर Q2 Q0 पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता लगा रहा है, यहाँ भी हमको दूरी नहीं पता है, यहाँ भी हमको दूरी नहीं पता है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग जो एक टर्म हम लोग पढ़े थे, एक चीज हम लोग पढ़े थे पहले, विस्थापन सदिश, उस विस्थापन सदिश का सहारा लेते हैं। अब विस्थापन सदिश के सहारे हम लोग कैसे इसके और इसके बीच का दूरी निकालेंगे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए Q1 आवेश Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता लगा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता किधर लगा रहा है? कुछ इस दिशा में ऐसे लगा रहा है, समझ रहे हैं? मतलब शुरू में जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शुरू हुआ होगा वो कहाँ से शुरू हुआ होगा? Q1 से, और बाद में कहाँ जा रहा है? Q0 पर। मतलब पहले जो है Q1 कितना दूरी पर है? R1 दूरी पर है, और बाद में कहाँ पर जा रहा है? R0 दूरी पर। मतलब Q1 से Q0 पर जा रहा है, तो Q1 कहाँ पर है? पहले R1 दूरी पर है, और बाद में कहाँ जा रहा है? R0 पर। तो R0 दूरी पर है, समझ रहे हैं? मतलब Q0 आवेश पर जा रहा है जो हमारा R0 दूरी पर है। तो Q1 से Q0 के बीच का अगर हम लोग दूरी लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, R पहले शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से, R1 से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? R0 पर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हमको पता चल गया R10। अब हमारा जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है E01, इस E01 का डायरेक्शन किधर है? इधर है, इस दिशा में E01 है। तो E01 के दिशा को बताने के लिए कि E01 का दिशा किधर है, तो E01 का दिशा किधर है? जिधर हमारा दूरी R01 है, ये हमारा दूरी R01 है, तो जिधर हमारा दूरी R01 है उसी दिशा में E01 भी है। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग इसके ऊपर सदिश लगा देंगे। क्लियर है बात? अगर नहीं समझे तो अब Q2 के लिए समझिए, खूब पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर बनाए रखिए। अब हमको क्या पता करना है? Q2 और Q0 दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो पहले हम लोग जान रहे हैं कि Q2 से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चलना स्टार्ट होगा। वैद्युत क्षेत्र Q2 से और किधर जाएगा? Q0 की तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मतलब पहले स्थिति कहाँ पर रहेगा? R2 दूरी पर। जो Q2 है वो कहाँ पर है? R2 दूरी पर है, तो पहले हमारा R2 दूरी पर रहेगा और बाद में कहाँ चला जाएगा? R0 दूरी पर। समझ रहे हैं? तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पहले हमारा R2 दूरी पर है और बाद में कहाँ पर जा रहा है? Q0 पर। हटाओ, R0 दूरी पर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हो जाएगा R20। अब जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका दिशा किधर है? इधर। E02 का दिशा किधर है? जिधर हमारा R20 का दिशा है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर लगा देंगे। मतलब जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, R2 से चलना स्टार्ट किए हैं और कहाँ जा रहे हैं? R0 की तरफ जा रहे हैं, R2 से R0 दूरी पर। तो जहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे, और जहाँ पे जा रहे हैं उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। मतलब R2 से स्टार्ट किए हैं और R0 तक जा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर Q3 आवेश होता, Q3 आवेश के कारण यहाँ पर जो E03 लग रहा होता, तो E03 के लिए यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हम लोग क्या लिखते? पहले हमारा कहाँ पर था? R30 पर,
और बाद में कहाँ आता r0 दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग लिखते कि पहले r30 पर है, बाद में r0 पर जा रहा है, तो r30 वेक्टर हो जाता। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर Q4 आवेश होता है, इसके लिए हम लोग लिखते r40, r50, r60, r70। इसी तरह से जितना भी आवेश होता सबके लिए हम लोग दूरी को लिख देते, ठीक। तो इसी तरह से अगर हम लोग nth चार्ज के लिए, nवां चार्ज के लिए Q0 पर अगर हम लोग देखना चाहें कि Qn और Q0 के बीच का दूरी कितना है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Qn से लगना चालू हो रहा है और किधर जा रहा है, Q0 की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं मतलब। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे Rn0, क्योंकि ये पहले Rn दूरी से स्टार्ट होके और फिर R0 दूरी पर जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा Rn0 और फिर इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0n जो है ये हमारा इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमारा Rn0 दूरी है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग वेक्टर लगा देंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, पिछले क्लासेस में कहिए, कि किसी एक आवेश पर बाकी सारे आवेशों के कारण जो हमारा बल लग रहा है उसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत नाम दिए थे। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी एक खास आवेश पर बाकी सारे पड़ोसी आवेशों के कारण जो बल लग रहा है, जो बल लगता है, उस बल के सदिश योग को करने पर हमको इस खास आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसके परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि किसी एक खास आवेश पर इसके पड़ोसी आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है, इस सारे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश मानों को योग करने पर, जोड़ने पर हमको एक खास आवेश पर कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हुए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके परिभाषा को, किसी एक खास आवेश पर, यहां पर खास आवेश कौन है, Q0, किसी एक खास आवेश पर पड़ोसी आवेशों के कारण, यहां पर पड़ोसी आवेश बहुत सारा है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 करते हुए Qn तक, किसी एक खास आवेश पर पड़ोसी आवेशों के कारण, पड़ोसी आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, लगने वाले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग, के सदिश योग, सदिश योग मतलब वेक्टर सम, के सदिश योग करने पर, सदिश योग करने पर हमें खास आवेश पर, हमें खास आवेश पर, हमें खास आवेश पर लगने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है, का मान प्राप्त होता है। अब इस बात को हम लोग समझते हैं पूरे फिगर के साथ। किसी एक खास आवेश पर, किसी एक खास आवेश मतलब Q0 पर पड़ोसी आवेशों के कारण, जो पड़ोसी आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 करते हुए Qn तक, सबके कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है E01, फिर Q2 के कारण E03, फिर Q3 के कारण E03, E04, E05 करते हुए E0n तक, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है कि सदिश योग करने पर, ये तो जितना भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है इन सब का सदिश योग अगर हम लोग करें तो हमें खास आवेश पर लगने वाले, जो खास आवेश पर मतलब Q0 आवेश पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है इसका मान प्राप्त हो जाएगा। फिर से बात को समझिए, Q0 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है, Q0 के कारण भी लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पर Q3 होता है उसके कारण भी लगता है, Q2 के कारण लग रहा है, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण,
करते हुए क्यू एन के कारण सारे आवेशों के कारण क्यू जीरो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता लग रहा है। अब इस सारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम लोग आपस में जोड़ दे, सारे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के वेक्टर मान को, इसके सदिश मान को अगर हम लोग आपस में जोड़ दे तो हमको कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा कि क्यू जीरो आवेश पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको समझिए। मान लेते हैं कि क्यू जीरो आवेश पर लगने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ई है और Q1 आवेश के कारण जो क्यू जीरो आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता लग रहा है इसका मान E01 है। तो हम लोग क्या करेंगे, E01 और इसका सदिश मान लिख देंगे, फिर प्लस Q2 आवेश के कारण क्यू जीरो आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है उसका मान E02 है। तो इसको हम लोग लिख देंगे E02, फिर इसमें भी हम लोग सदिश लगा देंगे क्योंकि हमको क्या करना है, जो पड़ोसी आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है इसके सदिश मान को आपस में जोड़ना है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पर Q3 होता तो Q3 के कारण यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा होता है उसका मान होता E03, फिर इसमें भी हम लोग सदिश लगा देंगे क्योंकि हमको सदिश मान जोड़ना है। फिर मान लीजिए Q4 आवेश के कारण जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E04 हो जाता है, E05, E06, E07 सारे आवेशों का कारण ऐसे हो जाता है। फिर सबको नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग प्लस प्लस करते हुए nth आवेश के कारण जो हमारा nवां आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हो जाएगा E0n। ठीक है, इसका भी सदिश रूप अब समझिए, जो परिभाषा हम लोग लिखे थे इस परिभाषा को अब इस रूप में समझिए। किसी एक खास आवेश पर पड़ोसी आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश योग करने पर जो हमारा खास आवेश है इस पर बाकी सारे आवेशों के कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इस सारे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिश मान को जो हम लोग आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ रहे हैं, हमें खास आवेश पर लगने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त होता है। खास आवेश पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता मान लेते हैं कि E प्राप्त हो रहा है, इसका मान हमको मिल जाएगा। इस सबको जोड़ देंगे, इस सबके सदिश मान को हम लोग जोड़ देंगे तब। अब E01 का मान हमको लिखना है। E01 हमारा क्या है कि Q0 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रहा है इसका मान हमारा E01 है। अब इसके फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिखेंगे, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर Q हमारा कौन आवेश था, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा था। यहाँ पर Q आवेश के कारण चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा था और यहाँ पर किस पर लग रहा था, Q0 आवेश पर। तो जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होता है उसी को हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको लिख देंगे, इनटू किसके कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा था, Q के कारण, तो Q लिखे थे। यहाँ पर E01 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, E01 Q1 आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आवेश के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, Q1 आवेश बटा R स्क्वायर। R यहाँ पर ये जो हमारा Q आवेश था और Q0 आवेश था, इस दोनों के बीच का दूरी था हमारा R। फॉर्मूला कल देखे थे हम लोग। अब यहाँ पर Q1 आवेश और Q0 आवेश के बीच का दूरी कितना है, R10। यहाँ पर R10 हम लोग लिख देंगे, ये दूरी है हमारा R10 इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर R10 का जो वेक्टर है जो सदिश के रूप में है, यहाँ पर हम लोग सदिश के रूप में नहीं लिखेंगे। हम लोग किसी भी चीज को सदिश के रूप में लिखने के लिए किसका सहायता लेते हैं, यूनिट वेक्टर का, इकाई सदिश का। पहले भी हम लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि 10 न्यूटन का फोर्स हम एक्स एक्सिस में लगा रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन आई कैप। इससे लोग समझ जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस को दर्शाने के लिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं, आई कैप का। इसी तरह से E01 फोर्स हमारा किधर लग रहा है इसको दर्शाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इकाई सदिश का। जैसे मान लीजिए कि Q1 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा इधर है और ये दिशा किधर है, जिधर हमारा R10 का दिशा। R10 का दिशा कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर R10 जो हमारा दूरी है इसका दिशा भी इधर ही है, समझ रहे हैं। तो हम लोग जो किसी भी सदिश को, मान लीजिए कि कोई भी सदिश है, उस सदिश का इकाई सदिश लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए सदिश है, ए सदिश का इकाई सदिश अगर लिखना हो तो इसके इकाई सदिश को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर सीधा कैप लगा देते हैं। ए के ऊपर हम लोग कैप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैप हमारा इकाई सदिश है ए सदिश का।
समझ रहे हैं। तो इसका इकाई सदिश ये हो जाएगा। अब इसी तरह r10 सदिश जो है हमारा r10 सदिश, इसका इकाई सदिश अगर लिखना चाहिएगा तो इसका इकाई सदिश क्या हो जाएगा, r10 के ऊपर कैप, मतलब ये हमारा इकाई सदिश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सदिश था इसके बदले हम लोग इकाई सदिश लगा देंगे। और इकाई सदिश के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, और दिशा वही रहता है जो मेन सदिश का दिशा है। तो मेन सदिश यहाँ पर क्या है, r10, जो दिशा r10 का है वही दिशा r10 कैप का है, लेकिन इसका परिमाण 1 है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यू आएगा, उसमें अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो सदिश हम लोग लगा देंगे इकाई सदिश, ये हमको दिशा बता देगा कि ये जो E01 सदिश, E01 जो है हमारा E01 वैद्युत क्षेत्र तीव्रता Q1 आवेश के कारण Q0 पर, इसका दिशा किधर है, जिधर हमारा r10 दूरी का दिशा है उधर ही दिशा है। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, r10 कैप लगा देंगे। और ये जो इकाई सदिश हम लोग लगाए हैं, ये इकाई सदिश हमको बता रहा है कि E01 जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसका दिशा किधर है, r10 के दिशा में, ठीक। इसी तरह हम लोग E02 का मान भी लिख सकते हैं। तो E02 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर Q/r² होता है। तो जो हमारा E02 है, E02 किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Q2 आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, और Q0 आवेश पर लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग उसी आवेश को रखते हैं जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Q2 के कारण। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे Q2 और बट्टा दोनों के बीच का दूरी कितना है, r20। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r20 का स्क्वायर, Q2 को थोड़ा अच्छे से हम लोग लिख देते हैं, Q2/r20 का स्क्वायर। अब जो E02 है हमारा, इसका दिशा किधर है, इसका दिशा जिधर हमारा r20 दूरी है इसी दिशा में हमारा E02 भी है। तो r20 सदिश को हम लोग इकाई सदिश के रूप में लिखना चाहे दिशा बताने के लिए, हम लोग क्या लिखेंगे, r20 का कैप। इसी तरह से अगर हम लोग E03 का मान लिखना चाहे, इसके नीचे की चीज को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे की चीज को। अब मान लीजिए E03 अगर आप लिखना चाहिएगा तो E03 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो Q हमारा मान लीजिए यहाँ पर तीसरा चार्ज Q3 होता, Q3 के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा होता। तो यहाँ पर जिसके कारण उत्पन्न होगा उसको हम लोग लिख देंगे Q3 और बट्टा Q3 और Q0, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, जैसे r10 है r20 है उसी तरह से r30 का स्क्वायर हो जाता। और इसके दिशा को बताने के लिए, E03 के दिशा को बताने के लिए हम लोग लिखेंगे r30 का कैप। r30 का कैप हमको बताएगा कि E03 का दिशा किधर है, जिधर हमारा r30 दूरी है उसी दिशा में है। अब इसके बाद हम लोग E0n, जो इसी तरह E04, E05, E06 हम लोग सबके लिए चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग सबके लिए नहीं लिखेंगे, E0n के लिए हम लोग लिख लेते हैं। तो E0n के लिए अगर आप लिखना चाहे तो E0n सदिश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, Qn के कारण उत्पन्न होगा। तो Qn और बट्टा इसके और इसके बीच का दूरी कितना है, rn0। तो rn0 का स्क्वायर इंटू rn0 का कैप। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग इसमें अगर डाल दे तो इसमें डाल के हम लोग जोड़ सकते हैं। फटाक से आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहां तक नोट करने के बाद इसको नोट करेंगे नीचे, इसके नीचे E02 के नीचे E03 और E0n को नोट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, वीडियो को रोक लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बीच में से रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी नोट नहीं कीजिएगा, जब क्लास ओवर हो जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद नोट कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आगे हम लोग ऊपर से थोड़ा सा मिटाएंगे और फिर शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इंग्लिश वाले का तो यूज उतना है नहीं, इसको हम लोग मिटाकर और फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक। अब ये जो हम लोग लिखे हैं इसमें हम लोग E01 का मान, E02 का मान, E03 का मान, E0n का मान रख सकते हैं, तो सबका मान रख देते हैं हम लोग। तो E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम लोग लिख सकते हैं E01 का मान, E01 का मान इतना है, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r10,
Q1 बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप प्लस दूसरा हमारा E02 है, E02 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R20 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप, फिर प्लस तीसरा चार्ज, तीसरा E03 के कारण हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप, फिर प्लस डॉट 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 करते हुए फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जितना है सबके लिए करते हुए अब एनवा nth के कारण E0n का जो हमारा मान है E0n का मान डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 कैप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 कैप। अब ये टोटल वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब फिर E बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें, इधर वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, फिर E बराबर, तो देखिए अब E बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है सब में है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट में Q1 बाई R10 का स्क्वायर, Q1 बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा Q2 बाई R20 का स्क्वायर इंटू R20 का कैप, फिर प्लस थर्ड में क्या बचेगा Q3 बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 कैप, फिर प्लस करते हुए डॉट 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 फोर्थ फिफ्थ सिक्स सबके लिए प्लस एनवा के लिए यहाँ पर बचेगा Qn बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप, ब्रैकेट बंद। अब इन सारे नीचे की चीजों को भी हम लोग मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसका जरूरत अभी हमको नहीं है, अब थोड़ा सा ऊपर लिखना था तो हम लोग इसको रखे हुए थे। तो अब यहाँ पर E इक्वल टू, देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन है। अब यहाँ पर जितना भी चीज है हमारा मेन उद्देश्य है इन सब को एक साथ कंबाइन करके शॉर्ट में लिखना। तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा कहिए या फिर समेशन कहिए, इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और जो मान इसमें बदलते रहता है उसके बदले हम लोग कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर जैसे I, J या K किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए Q के साथ यहाँ पर जो बदल रहा है 1 2 3 4 5 करते हुए n तक, Q के साथ जो नीचे लगा हुआ है वो बदल रहा है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देते हैं I। फिर नीचे देखिए R10 R20 R30 करते हुए Rn0 तक, तो जो बदल रहा है उसके बदले हम लोग I लिख देंगे। तो जीरो बाद में फिक्स है, पहले वाला बदल रहा है तो हम लोग Ri0 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, जो बदल रहा है उसके बदले I। फिर यहाँ पर R10 कैप R20 कैप R30 कैप R40 कैप करते हुए Rn0 कैप है, तो जो बदल रहा है पहले वाला बदल रहा है, बाद वाला जीरो फिक्स है, तो जो बदल रहा है उसके बाद I लिख दिए, इसके ऊपर कैप लगा दिए। अब जहां से बदलना चालू हो रहा है उसके लिए हम लोग नीचे लिख देंगे। I कहां से शुरू हो रहा है, एक से I हमारा एक से शुरू हो रहा है तो I एक लिख देंगे, और जहां तक बदलते हुए जा रहा है, जहां लास्ट हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। I कहां पे खत्म हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है, तो I इक्वल टू n तक है हमारा, समझ रहे हैं। मतलब जो हमारा फॉर्मूला हो गया फाइनली, कुल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी एक खास आवेश पर बाकी सारे आवेशों के कारण E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI बाई QI0 का स्क्वायर इंटू RI0 कैप। ठीक, और I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n तक, नीचे RI0 का स्क्वायर। उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। इसको आप ब्रैकेट में घेरा डाल सकते हैं, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। मतलब ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप पिछले मतलब स्क्रीनशॉट में ही लिख चुके थे। इस स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। बगल में थोड़ा सा एक फंक्शन है तो थोड़ा सा आवाज आप लोग को जा रहा होगा, तो उसको माइंड नहीं कीजिए, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं।
तो फिर इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आप लोग को होगा साउंड के कारण। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।